नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के 78 साला फिल्म इंडस्ट्री के उरूज और ज़वाल के बारे में कि किस तरह पाकिस्तानी सिनेमा शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा और फिर किस तरह चंद वजूहात की बिना पर इसका ज़वाल आया। हम इस वीडियो में सिनेमा की तारीख पर रोशनी डालेंगे, आम फिल्मी दौरों का तज्जिया करेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तानी सिनेमा आज कहाँ खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TCN रिपोर्ट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान शाबिंदा फरजीन। तो नाज़रीन, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का आगाज़ 1929 में पाकिस्तान के शहर लाहौर से हुआ था, इसीलिए इसका नाम बाद में लॉलीवुड पड़ा। पाकिस्तान बनने से पहले भी लाहौर बरे-सगीर में फिल्म साजी का एक अहम मरकज था, लेकिन जब 1947 में हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले तकरीबन 75% लोग भारत हिजरत कर गए और ये हिजरत पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ी, क्योंकि हमारे पास फिल्मों में काम करने के लिए न आर्टिस्ट, स्क्रिप्ट राइटर्स, न ही डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स थे, जबकि फिल्म में इस्तेमाल होने वाले साजो सामान को चलाने वाले लोग भी नहीं थे। इक्विपमेंट्स की कमी ने मजीद हमारी फिल्म इंडस्ट्री को अपाहिज बना दिया। इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ चंद गिने चुने लोग रह गए थे जिनके आसरे ये इंडस्ट्री आगे बढ़ी। बहरहाल, काफी जद्दोजहद के बाद पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद 7 अगस्त 1948 को सिनेमा की जीनत बनी। ये फिल्म ईद के मौके पर रिलीज की गई थी, जिसमें आशा भोसले और नासिर खान मरकजी किरदार में जलवागर हुए थे, लेकिन ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई और इसका फ्लॉप होना समझ भी आता है, क्योंकि साल पहले ही तो पार्टीशन हुई थी। इतनी कत्लो गारत, लाखों की तादाद में लोग मारे गए थे। सबसे ज्यादा खून खराबा लाहौर और पूरे पंजाब में देखने को मिला था। उस वक्त पाकिस्तान माली लिहाज से इतना मुस्तहकम भी नहीं था, तो अगर इन वजूहात को मद्देनजर रखा जाए तो समझ आती है कि लोग उस दौर में भाग भाग के सिनेमा क्यों नहीं जाते थे। फिल्म तेरी याद के हीरो नासिर खान बॉलीवुड सुपरस्टार दिलीप कुमार के सगे भाई थे, जिन्होंने कुछ साल पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में रहकर अपनी किस्मत आजमाई और आखिरकार नासिर खान भी 1951 में भारत लौट गए और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए और कामयाबी हासिल की। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री हिम्मत नहीं हारती। अगले साल 1949 में एक नया स्टूडियो कायम किया गया मुल्क में, जिसका नाम एवरग्रीन स्टूडियो था। ये स्टूडियो आगे जाकर मुल्क का सबसे बड़ा स्टूडियो बना। अगले चंद सालों तक इस स्टूडियो में चन्वे, सस्सी और उमर मरवी जैसी फिल्में प्रोड्यूस की गईं, जो खातिर खा कामयाबी हासिल ना कर सकी। फिर इस स्टूडियो ने 5 अप्रैल 1950 को एक फिल्म दो आंसू के नाम से रिलीज की, जो मुसलसल 25 हफ्तों तक सिनेमा में चली और पाकिस्तान की पहली सिल्वर जुबली फिल्म का दर्जा हासिल करने में कामयाब हो गई। अगर हम 1950 की दिहाई की बात करें तो पाकिस्तानी इंडस्ट्री के लिए ये दिहाई जरा बेहतर साबित हुई। इसी दिहाई में हमें पहली पाकिस्तानी खातून डायरेक्टर एक फिल्म डायरेक्ट करती हुई नजर आई थी। ये फिल्म अप्रैल 1951 को चन्वे के नाम से रिलीज हुई थी और इसे मैडम नूर जहां ने डायरेक्ट किया था। इसके अलावा इसी दौर में लोकल जुबानों में भी फिल्में बनी थी, जैसे कि उमर मरवी, जो सिंधी जुबान में बनाई गई थी। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ सिनेमा शायकीन की तादाद में इजाफा होता गया और इसी दौरान 3 जून 1954 को सस्सी रिलीज हुई। ये पहली पाकिस्तानी फिल्म थी जो सिनेमा में 50 हफ्तों तक चलकर गोल्डन जुबली का दर्जा हासिल करने में कामयाब हुई। इसके बाद प्रोड्यूसर बारी मलिक ने 1957 में एक सुपर हिट पंजाबी फिल्म यक्के वाली प्रोड्यूस की, जिसमें अदाकारा मुसरत नज़ीर ने मरकजी किरदार अदा किया था। इस फिल्म ने गोल्डन जुबली मुकम्मल की और पाकिस्तान की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली पहली फिल्म बन गई। ये एक फेमिनिस्ट फिल्म थी जो अपने वक्त से बहुत आगे थी और विमेन एम्पावरमेंट के मौजू पर बनाई गई थी। ये एक अजीम पंजाबी फिल्म थी जिसमें एक बहादुर औरत की कहानी दिखाई गई थी जो अपने खानदान की कफालत घोड़ा गाड़ी चलाकर करती थी। नाज़रीन, फिर वक्त गुजरने के साथ साथ पाकिस्तान में फिल्म मैगजीन्स और फिल्म अवार्ड्स भी देखने को मिले। फिल्म जर्नलिस्ट इलियास रशीदी, जो पाकिस्तान में फिल्म जर्नलिज्म के बानी हैं, ने 17 जुलाई 1958 को निगार अवार्ड्स के नाम से एक सालाना अवार्ड तकरीब का इनेकाद किया था। निगार अवार्ड निगार मैगजीन का एक तोसी था, जिसे रशीदी ने 1948 में कायम किया था। निगार मैगजीन पाकिस्तान का पहला हफ्तावार अखबार था जो सिर्फ पाकिस्तानी सिनेमा के लिए मुख्तस था। निगार अवार्ड्स फिल्म साजी के मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों को दिए जाते थे। फिर इसके बाद 1960 का दौर शुरू हुआ। ये दौर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का सुनहरा दौर माना जाता है। ये वो दौर था जब पूरी दुनिया में ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म्स का इस्तेमाल खत्म किया जा रहा था। हॉलीवुड ने भी अपनी आखिरी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म 1961 में रिलीज की थी। अब चूंकि रंगीन फिल्मों का दौर खत्म हो चुका था, तो 60 की दिहाई के आगाज में ही पाकिस्तान ने भी अपनी पहली रंगीन फिल्म अजरा के नाम से रिलीज की थी। नाज़रीन, इसके बाद 26 मई 1961 में एक उर्दू जुबान की फिल्म बम्बई वाला रिलीज की गई। ये फिल्म सेंसर बोर्ड की जानिब से रिलीज के लिए अप्रूव की गई थी।
اب یہ وہ وقت تھا جب پاکستان میں پہلی بار سیاستدانوں کی فلم انڈسٹری میں مداخلت نظر آئی تھی۔ چونکہ فلم کا نام بھارت کے شہر بمبئی کے مشابہ تھا جو اب ممبئی کہلاتا ہے، اس لیے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی پیدا ہو گئی تھی، جس کے نتیجے میں فلم سینسر بورڈ کو ان کی لاپرواہی کے لیے الزام تراشی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ فلموں میں سیاسی رنگ دکھنا شروع ہو گئے تھے، لیکن انہیں ہم مثبت سیاسی رنگ بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ 1962 میں فلم شہید اردو زبان میں ریلیز کی گئی تھی، جو فوری طور پر ہٹ ہوئی کیونکہ یہ فلسطین کے مسئلے پر بنائی گئی تھی اور سینما کے شائقین میں بہت مقبول ہوئی تھی۔ ناظرین، فلم 9 مارچ 1962 کو کراچی کے نشاط سینما میں ایک تاریخی واقعہ پیش آیا، جہاں محترمہ فاطمہ جناح نے ایک فلم کا پریمیئر کیا جس کا نام تھا چراغ جلتا رہا۔ پاکستان کی سب سے زیادہ ورسٹائل اداکار محمد علی نے اس فلم کے ذریعے اپنے اداکاری کے کیریئر کا آغاز کیا تھا، اور یہ فلم زیبا، طلعت حسین، کمال ایرانی اور دیبا کی بھی ڈیبیو فلم تھی۔ اگر ہم 1960 کے دور کی بات کریں تو یہ وہ دور تھا جس میں بالی ووڈ فلمیں ملک میں کھلے عام لگا کرتی تھیں اور جنہیں خوب پذیرائی بھی ملتی تھی، لیکن جب 1965 کی جنگ چھڑی تو انڈین فلمیں پاکستان میں بین کر دی گئیں، اور اس وقت لوگوں کو لگتا تھا کہ اس فیصلے سے پاکستانی سینما بہت سفر کرے گا، لیکن اس کا الٹ دیکھنے کو ملا، اور اس فیصلے سے پاکستانی فلموں کی ویورشپ بڑھنے لگ گئی تھی، جس کے نتیجے میں سینما مالکان کا کاروبار تیزی سے بڑھنے لگا۔ اب بھارتی فلمیں چونکہ اردو زبان میں ہوتی تھیں، اس لیے پاکستان میں ان کی فلموں کو بہت پسند کیا جاتا تھا، کیونکہ اس وقت پاکستانی فلمیں اردو زبان میں کم بنتی تھیں اور لوکل زبانوں میں بہت زیادہ ہوتی تھیں۔ اس لیے وحید مراد، جو کہ خود ایک پروڈیوسر، اسکرپٹ رائٹر اور ایکٹر تھے، نے اس بات کو ریئلائز کیا اور مزید اردو فلمز پروڈیوس کرنا شروع کر دی، اور پھر 18 مارچ 1966 کو ایک بلیک اینڈ وائٹ اردو فلم ارمان کے نام سے ریلیز کی گئی تھی، جسے وحید مراد نے پروڈیوس کیا تھا۔ فلم میں وحید مراد اور زیبا مرکزی کردار میں جلوہ گر ہوئے تھے۔ پاکستان کے قیام کے 20 سال بعد ارمان پہلی فلم تھی جو اسکرین پر 75 ہفتوں سے زیادہ چلی اور پلاٹینم جوبلی کا درجہ حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو گئی۔ اس فلم نے ہمارے ملک میں پاپ گانوں کو بھی جنم دیا، اور پاکستان کا پہلا پاپ گانا میوزک پاکستانی فلم انڈسٹری کی تاریخ میں سب سے یادگار ہے، اور اس کے کئی گانے جیسے اکیلے نہ جانا کو فلمی موسیقی میں کلاسک کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اچھا ناظرین، اس دور میں مزید ایسی فلمز دیکھنے کو ملتی ہیں جیسے کہ بدنام، نیلا پربت، لاکھوں میں ایک، چکوری، زندہ لاش۔ یہ فلمیں پاکستانی سینما کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل سمجھی جاتی ہیں، اور زندہ لاش پاکستان کی پہلی ایکس ریٹڈ فلم تھی جو کہ ایک ہارر فلم تھی۔ پھر 1970 تک یہ سب اسی طرح چلتا رہا اور ایک کے بعد ایک اچھی پاکستانی فلمز پروڈیوس ہوتی رہیں، اور پھر آتی ہے 1971 کی جنگ۔ Before the Indian Army can think about leaving Bangladesh, 93,000 Pakistani prisoners of war will have to be transported to India. 25,000 of them are here in the Dhaka cantonment getting ready to leave, guarded from possible Bengali vengeance by the men with whom less than a fortnight ago they were at war. جس کے بعد سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اس وقت پاکستانی فلم انڈسٹری کے 3 فلم میکنگ کے مراکز تھے، ڈھاکہ، لاہور اور کراچی۔ لیکن جب مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو کر بنگلہ دیش بنا تو پاکستان فلم انڈسٹری کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا۔ اس وقت پاکستان کی مجموعی آبادی کا 55% مشرقی پاکستان میں رہ رہا تھا۔ پاکستانی فلم انڈسٹری نہ صرف اپنا ڈھاکہ ونگ کھو بیٹھی بلکہ سینما کے ناظرین کا 55% بھی کھو دیا، جس کی وجہ سے سینما گھروں کی تعداد میں تیزی سے کمی ہوتی گئی۔ اسی دوران باصلاحیت فلم ساز اور فلم انڈسٹری کے پروفیشنل ورکرز بنگلہ دیش کے قیام کے بعد وہاں منتقل ہو گئے۔ 1971 میں پاکستان میں تقریباً 400 سینما تھے اور ان میں سے 1/4 سینما مشرقی پاکستان کے علاقے میں موجود تھا۔ 1970 میں صرف مشرقی پاکستان میں 114 فلمیں پروڈیوس کی گئی تھیں، جن میں سے 3 اردو زبان میں تھیں،
इस सूरत-ए-हाल ने इंडस्ट्री को तकसीम हिंद के बाद एक और संगीन धचका पहुंचाया था। नाज़रीन, हमारे मुल्क में सियासी मंजरनामे में मुसलसल तब्दीली की वजह से फिल्म इंडस्ट्री कमजोर होती जा रही थी और 1976 में कोयटा में एक एहतजाजी हुजूम ने पाकिस्तान की पहली बलोची जुबान की फिल्म की रिलीज से पहले ही एक सिनेमा घर को आग लगा दी। लेकिन फिर भी इतनी मुश्किलात के बावजूद मुल्क में बेहतर फिल्म्स प्रोड्यूस करने की कोशिशें जारी थी और इसी तरह पाकिस्तान की पहली अंग्रेजी जुबान की फिल्म बियॉन्ड द लास्ट माउंटेन 2 दिसंबर 1976 को रिलीज हुई थी। आज तक ये पाकिस्तान की वाहिद अंग्रेजी जुबान की फीचर फिल्म है। बाद में इस फिल्म का उर्दू वर्जन मुसाफिर भी रिलीज किया गया था, लेकिन वो इतनी कामयाबी बॉक्स ऑफिस पर हासिल ना कर सकी। नाज़रीन, फिर 18 मार्च 1977 को उर्दू जुबान की फिल्म आईना कराची के 2 बड़े सिनेमा बम्बिनो और अस्कला पर रिलीज हुई। ये पाकिस्तान की वाहिद क्राउन जुबली फिल्म है जिसे 18 मार्च 1977 से लेकर 1982 तक तकरीबन 4 साल यानी मजमूई तौर पर 401 हफ्ते सिनेमा घरों में दिखाया गया। ये फिल्म मौसीकी के लिहाज से भी काफी कामयाब थी। इसकी मौसीकी रॉबिन घोष ने तरतीब दी थी और गुलकारों में मेहदी हसन, महनाज, नैयरा नूर और आलमगीर शामिल थे। इस फिल्म का थीम सॉन्ग मुझे दिल से ना भुलाना एक सुपरहिट गाना था। मुझे दिल से ना भुलाना, मुझे दिल से ना भुलाना। लेकिन फिर वही बात, जैसे ही पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री कुछ बेहतर परफॉर्म करने लगती थी, मुल्क के हालात फिर से खराब होने लग जाते थे और इस बार तो मुल्क के अंदरूनी हालात ही बिगड़ गए। 5 जुलाई 1977 को फौज ने सिविल हुकूमत को हटाकर मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज करके आइन को मुअत्तल कर दिया था। अब पूरा मुल्क जनरल ज़ियाउल हक की डिक्टेटरशिप के अंदर आ चुका था। ज़ियाउल हक ने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जुल्फिकार अली भुट्टो को बरतरफ किया और भुट्टो को मुतनाज़ा तौर पर ट्रायल के बाद 2 साल से कम मुद्दत में फांसी दे दी। इसके बाद मुल्क में सख्त कानून नाफिज किए गए जिससे प्रेस की आज़ादी छीन ली गई थी। प्रिंट मीडिया फौजी हुकूमत के मुकम्मल कंट्रोल में था। जो सहाफ़ी फौजी हुकूमत के खिलाफ और जमहूरियत के हक में थे उन्हें सजाएं दी गई और जेल भेजा गया। पाकिस्तानी टेलीविजन और रेडियो पहले ही रियासती हुकूमत के ज़ेरे मलकियत थे और अब मार्शल लॉ के बाद फौजी हुकूमत की ही जुबान बोलने लग गए थे। जनरल ज़ियाउल हक की जानिब से मुल्क में इस्लामाइजेशन की वजह से शहरी आज़ादियों को महदूद कर दिया गया था और तफरीही प्रोग्रामों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। हत्ता के थिएटर और स्टेज पर भी पाबंदी थी। ये हुकूमती आमरीत की पॉलिसी थी कि अवाम को अपने घरों तक महदूद रखा जाए ताकि अवामी इज्तिमा और इजहार राय से बचा जा सके। अब घरों में लोग सिर्फ अपने टीवी और रेडियो सेट इस्तेमाल करने के ही काबिल थे क्योंकि सिनेमा और दीगर बाहर की सरगर्मियां तकरीबन बंद हो चुकी थी। लोगों के पास सिर्फ एक ऑप्शन था जो कि था घरेलू तफरीह और घरेलू तफरीह की शक्ल में भारतीय फिल्में दस्तयाब थी जिन्हें वीडियो कैसेट रिकॉर्डर्स पर चलाया जाता था। इससे पाकिस्तान में एक नया कल्चर पैदा हुआ जिसे भारतीय फिल्म कल्चर या वीसीआर कल्चर कहा जा सकता है। वीसीआर ने हमारे घरों पर 2 दहाइयों तक हुक्मरानी की और नई टेक्नोलॉजीज के आने के साथ ही ये खत्म हो गया। मगर जनरल ज़िया की इस्लामाइजेशन ने हमारे फिल्म इंडस्ट्री को जो नुकसान पहुंचाया उसके असरात आज भी मौजूद हैं। नाज़रीन, ज़िया हुकूमत की जानिब से फिल्म प्रोड्यूसर्स के लिए नए कानून भी मुतारिफ करवाए गए जिनमें एक कानून के मुताबिक फिल्म साजों के लिए डिग्री होल्डर होना जरूरी था। जो प्रोड्यूसर डिग्री होल्डर नहीं थे उनको फिल्म बनाने की इजाजत नहीं थी। अब इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे लोग थे जो इस काम को एक मशगले के तौर पर या फिर इसे अपने खानदानी काम के तौर पर लेकर चलते थे, जिसकी वजह से उनके पास काम का तजुर्बा तो था लेकिन हर एक के पास डिग्री नहीं थी, जिस वजह से फिल्म की पैदावार में मजीद कमी आ गई। इसके अलावा लाहौर में ज्यादातर सिनेमाज भी जबरदस्ती बंद करवाए गए थे, ये साबित करने के लिए कि ये एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस्लाम को जबरन नाफिज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा इस चीज पर भी पाबंदी थी कि आप फिल्म में क्या दिखा सकते हैं और क्या नहीं, जैसे कि जोड़े के दरमियान मोहब्बत का इजहार, नाइट क्लब के मनाजिर और शराब के बर्तन वगैरह दिखाना। इसके अलावा समाजी मसाइल पर कहानियाँ और हुकूमत के महकमों की कारकर्दगी पर तनकीद वगैरह को दिखाए जाने पर भी सख्ती से पाबंदी थी। इन सब पाबंदियों से फिल्म प्रोड्यूसर्स के पास फिल्में बनाने के लिए बहुत कम मौज़ूआत बाकी रह गए थे, जिस वजह से ज्यादातर फिल्में बनना बंद हो चुकी थी। प्रोडक्शन के हालात इतने खराब थे कि 1979 में जहाँ 98 फिल्में बनती थीं, उनमें से सिर्फ 42 उर्दू जुबान की फिल्में शामिल थीं और 1 साल बाद मुल्क में बनने वाली फिल्मों की तादाद 18
58 थी, जिनमें से 26 सिर्फ उर्दू जुबान की फिल्में थीं और आने वाले हर साल फिल्मों की ये तादाद मजीद कम होती गई। लेकिन नाज़रीन, अब ऐसा भी नहीं था कि लोग आराम से बैठ गए थे। अब भी इंडस्ट्री में लोगों में उम्मीद बाकी थी कि पहले की तरह हम पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। इस तरह 1979 में एक फिल्म बनी थी शानी। ये पाकिस्तान की पहली साइंस फिक्शन फिल्म थी जो मुल्की सतह पर तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती और फ्लॉप हो जाती है, लेकिन ये फिल्म इंटरनेशनल लेवल पर कामयाब साबित होती है। मिस्र, कोरिया और मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म को एजाज से भी नवाजा जाता है। नाज़रीन, अब 1990 तक पूरी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री गिर चुकी थी। जहां पहले सालाना 100 फिल्में रिलीज होती थी, अब सिर्फ 40 फिल्में प्रोड्यूस हो रही थीं। और इसी जमाने में केबल टेलीविजन मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता जोर पकड़ रहा था। नाज़रीन, अब 1999 में पाकिस्तान फिर से डिक्टेटरशिप का सामना करता है। फौज ने नवाज शरीफ को हटाया और जनरल परवेज मुशर्रफ ने मुल्क की भागदौड़ संभाल ली थी। लेकिन जनरल मुशर्रफ पाकिस्तानी मीडिया के हक में बेहतर साबित हुए। मुशर्रफ ने जनरल जिया की तरह मीडिया पर किसी भी किस्म का बैन नहीं लगाया था, बल्कि उन्होंने रेडियो और टेलीविजन चैनल्स को प्राइवेटाइज कर दिया था और 3 साल के अंदर अंदर नए चैनल्स को मौका दिया कि वो मीडिया इंडस्ट्री को ज्वाइन करें। इसी दौर में काफी नए न्यूज चैनल्स, एंटरटेनमेंट चैनल्स और फिल्म चैनल्स मुल्क में मुतारिफ हुए थे और इसी निजकारी का नतीजा था कि फिल्म एशिया एंटरटेनमेंट नाम का चैनल मुतारिफ हुआ था पाकिस्तान में, जो खास पाकिस्तानी फिल्मों के लिए डेडिकेटेड चैनल था, जिसमें सिर्फ पाकिस्तानी फिल्म ही नशर की जाती थी। जनरल मुशर्रफ की मीडिया से मुतालिक मुस्बत पॉलिसियों से पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को एक नई डायरेक्शन मिलने लगी और फिर 2000 की दिहाई में हमें चंद अच्छी पाकिस्तानी फिल्में देखने को भी मिली थी। अब फिल्म मेकर्स फिर से लॉलीवुड को जिंदा करने की कोशिश में लगे हुए थे, जिसके नतीजे में 2007 में फिल्म खुदा के लिए रिलीज हुई थी। ये फिल्म 1965 के बैन के बाद पहली पाकिस्तानी फिल्म बनी जो इंडिया और पाकिस्तान में एक ही वक्त में रिलीज हुई और दोनों ममालिक में इसको खूब पजीराई भी मिली। फिल्म खुदा के लिए भारत के 20 शहरों में 100 से ज्यादा सिनेमा घरों की जीनत बनी थी और ये वही दौर था जब पाकिस्तान में इंडियन फिल्म पर से बैन उठा दिया गया था। इसके अलावा वॉर और द लेजेंड ऑफ मोलर जट जैसी कामयाब फिल्म्स भी देखने को मिली। इस दौरान छोटी मोटी अच्छी फिल्म्स भी मुल्क में नशर होती रही, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में फिल्म बनने की तादाद अब भी कम थी। लेकिन नाज़रीन, 2011 से 2018 तक का जो अरसा है ये लॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छा साबित रहा। इस दौरान हमें ब्लॉकबस्टर फिल्म्स देखने को मिली, जैसे कि 2011 में बोल, लव में गुम और जुगनी मशहूर हुई। लेकिन बोल इस साल की सबसे कामयाब फिल्म साबित हुई। ये फिल्म एक ऐसे मुस्लिम घराने के गिर्द घूमती है जो अपने ट्रांसजेंडर बेटे को कबूल करने से इनकार करता है। फिर 2012 में शर्मीन उबैद चिनाई की सेविंग फेस ने पाकिस्तान को अपने पहले एकेडमी अवार्ड का हकदार बनाया। ये डॉक्यूमेंट्री बेहतरीन शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में नामजद हुई थी और इस डॉक्यूमेंट्री में पाकिस्तान में एसिड अटैक का शिकार खवातीन की कहानी दिखाई गई थी। इसके बाद 2013 में वॉर और फिर समा अरमान, जो कि एक पश्तो फिल्म थी, रिलीज हुई। इसके अलावा जोश, मैं हूँ शाहिद आफरीदी और इश्क खुदा भी सिनेमा की जीनत बनी, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा सुपरहिट वॉर साबित हुई, जिसमें शान शाहिद ने मरकजी किरदार अदा किया था। इसके बाद 2014 में नबील कुरैशी की डायरेक्ट की हुई मज़ाहिया फिल्म नामालूम अफराद सुपरहिट बनी, जिसकी तारीफ मशहूर भारतीय फिल्म डायरेक्टर इम्तियाज अली ने भी की थी। इसके बाद इन फिल्म्स के बनने का सिलसिला 2019 तक जारी रहा, जिनमें जवानी फिर नहीं आनी, बिन रोए, राउंड नंबर, कराची से लाहौर, मंटो, 3 बहादुर जो कि एक एनिमेटेड मूवी थी, एक्टर इन लॉ, जनान, लाहौर से आगे, पंजाब नहीं जाऊंगी, तीफा इन ट्रबल, द डंकी किंग और लॉर्ड वेडिंग जैसी फिल्म्स शामिल थीं जो बड़े पर्दे की जीनत बनी। लेकिन नाज़रीन, अब मौजूदा हालात का जायजा लें तो लॉलीवुड अब भी कुछ खास मुस्तहकम नहीं है। पाकिस्तानी फिल्मी शायकीन इतना सिनेमा का रुख नहीं करते हैं क्योंकि हमारे मुल्क में बनाई जाने वाली फिल्मों का मयार अब भी कमजोर है। हमारे फिल्म मेकर्स के पास यूनिक आइडियाज की कमी है और जदीद सिनेमा और फिल्म टेक्नोलॉजी की अदम दस्तयाबी की वजह से लोग बॉलीवुड फिल्में और भारतीय कंटेंट देखने पर मजबूर हैं। बार बार दोहराए जाने वाले मौज़ूआत और नामुनासिब कास्टिंग भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री के अफसोसनाक ज़वाल का सबब बनी है। लेकिन इस सूरत हाल का एक फौरी हल ये हो सकता है कि समाजी मसाइल पर मबनी फिल्में बनाई जाएं और ऐसी फिल्में बनाई जाएं जो माशरती उसूलों और सकाफत को दोबारा से जिंदा करने की कोशिश करें और पाकिस्तानी अवाम भी फिल्म की कहानी के साथ रिलेट कर सकें। अच्छा, इंडियन कंटेंट को भी छोड़ें, टर्किश और कोरियन ड्रामे और फिल्म्स दुनिया भर में क्यों इतनी मकबूलियत रखते हैं? क्योंकि उनकी इतनी यूनिक और मुनफरिद कहानियां होती हैं कि आम इंसान के दिल को छू जाती हैं और उनके दिमाग को घर कर जाती हैं। यही वजह है कि टर्किश और कोरियन फिल्म्स एंड ड्रामास दुनिया भर में मिलियन डॉलर्स का बिजनेस करते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इनके फिल्म्स और ड्रामे इनके मुल्क की सयाहत को भी फरोह देने में अहम किरदार अदा करते हैं।
اس کے علاوہ انڈین، ٹرکش اور کورین کنٹینٹ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز جیسے کہ نیٹفلکس، ڈزنی اور Amazon پرائم پر بھی راج کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے خود کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز بھی بنا رکھے ہیں۔ تینوں ممالک نے کوئی پلیٹ فارم نہیں چھوڑا اپنا ٹیلنٹ اور کنٹینٹ کیش کرنے میں، جو کہ ایک مثبت چیز ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری عوام کو بھی چینج چاہیے، منفرد کہانیاں اور مختلف چہروں کے ساتھ۔ ہمارے ڈرامہ اور فلمز میں وہی ایک جیسے چہرے دیکھنے کو بار بار ملتے ہیں، فلمز اور ڈرامہ میں ایک جیسے کردار اور کہانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں، اسی لیے ہماری عوام کا رجحان غیر ملکی مواد کی طرف زیادہ جاتا ہے۔ بہرحال اس سال پاکستان اپنی پہلی نیٹفلکس ڈرامہ سیریز لانچ کرنے جا رہی ہے، جس کا نام جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو ہے۔ اس ڈرامہ سیریز کے مرکزی کردار میں ماہرہ خان، صنم سعید، فواد خان اور احد رضا میر شامل ہیں۔ یہ پاکستانی انڈسٹری کے لیے ایک بہت خوش آئند بات ہے اور امید ہے کہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا، کیونکہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی تو نہیں ہے، بس ہماری انڈسٹری اکثر غلط ہاتھوں میں رہنے کی وجہ سے زوال کا شکار رہی ہے۔